नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बेंथम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुत किए गए सुधारों की चर्चा करेंगे, जिसके कारण बेंथम को एक महान सुधारक के रूप में उसके योगदान को स्वीकार किया जाता है। बेंथम को मूलतः राजनीतिक दार्शनिक के रूप में याद नहीं किया जाता, वरन उसकी देन यह है कि उसने राजनीतिक दर्शन में जो कुछ भी अच्छा है, राजनीतिक दर्शन का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए जितना अधिक किया जा सकता है, उस दर्शन को उपयोगितावाद का नाम देकर के उसे समाज के ऊपर, कानून पर, राजनीति पर आरोपित करने का काम किया और इन सभी क्षेत्रों में उपयोगितावाद के आधार पर महान सुधार प्रस्तावित किए। आज स्थिति ये है कि बेंथम ने जितने सुधार इंग्लैंड के शासन प्रणाली के लिए और यूरोपीय समाज के लिए सुझाए थे, उनमें से लगभग सभी को अब तक व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा चुका है। उसके द्वारा प्रस्तुत सुधारों की चर्चा करें उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उसके सुधारों को प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि क्या थी। यह तो हम देख ही चुके हैं कि 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, जो कि बेंथम का जीवन काल था, इस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इस औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के सामान्य जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। यह औद्योगिक क्रांति न केवल इंग्लैंड में वरन पूरे यूरोप में हुई थी और इसने यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति को एक नए सिरे से निर्मित करने का एक महान कार्य किया था। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन किए। उसने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में बदल करके रख दिया, जिसके कारण पूरी जीवन दृष्टि ही बदल गई। जो समाज है वो ग्रामीण समाज के स्थान पर नगरीय समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। जनसंख्या में सांस्कृतिक परिवर्तन अनेक आयामों में हुए और उनके कारण लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल गया। इस प्रकार जहाँ औद्योगिक क्रांति ने जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए, वहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि औद्योगिक क्रांति के अनुरूप संस्थाओं में परिवर्तन अभी तक नहीं हुए थे। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति का स्वरूप वैसा ही था जो कि सदियों से औद्योगिक क्रांति के पहले से चला आ रहा था। राजनीतिक संस्थाएं मध्यकालीन थी, रूढ़िवादी थी और उच्च कुलीन वर्गों का राजनीति की प्रमुख संस्थाओं पर एकाधिकार था। आर्थिक क्षेत्र में एक नए व्यापारिक वर्ग का और एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, किंतु इस नए वर्ग की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का नया संस्थाकरण अभी तक नहीं हुआ था। यदि कानून की बात करें तो कानून के क्षेत्र में भी अभी तक वही पुराने कानून चल रहे थे जो पुराने समाज की रूढ़ियों पर आधारित थे और वे नए समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा में भी औद्योगिक क्रांति से पहले का शैक्षिक परिदृश्य सामने था और किसी प्रकार के नए परिवर्तन नहीं हुए थे। यही स्थिति समाज में भी थी।
यही स्थिति थी। कानूनों का उल्लंघन करने पर जिस न्यायशास्त्र की बात करते हैं, न्यायिक व्यवस्था में भी औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाली न्याय प्रणाली अभी तक नहीं आई थी। संक्षेप में कहने का अर्थ यह है कि जो महान औद्योगिक क्रांति यूरोप में घटित हुई और फ्रांसीसी क्रांति के नारे के अनुरूप जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो क्रांति ने दिया था, उसके अनुरूप नई प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था, जिसकी महती आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। और बेंथम ने इसी आवश्यकता की पूर्ति का एक महान कार्य किया था। बेंथम ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से यह देख लिया था कि राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में महान सुधार की आवश्यकता है, और यदि ये सुधार नहीं किए जाएंगे तो जनता का बड़ा वर्ग सामान्य सुविधाओं से वंचित हो जाएगा, वह उद्वेलित रहेगा और वह किसी भी प्रकार की क्रांति कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं रहेगा। तत्कालीन समाज की समस्याओं को समझते हुए बेंथम ने पुराने विचारकों के उपयोगितावादी सूत्रों को उठाकर के एक नए रूप में पिरोने का कार्य किया, प्रस्तुत करने का कार्य किया और एक नए सुखवादी मापदंड को प्रस्तुत किया। यह उसकी एक बहुत बड़ी देन है। इस सुखवादी मापदंड के आधार पर उसने ये बताया कि समाज में मानव प्रकृति जो है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, और उन्हें बेंथम ने उनका विश्लेषण करने का कार्य किया और जटिल मानवीय प्रकृति और मानवीय आवश्यकताओं को विश्लेषण करके उन्हें मूलभूत तत्वों को सुख और दुख के आधार पर समझने का प्रयास किया और फिर से उन्हें सुखवादी और उपयोगितावादी मापदंड पर बना करके प्रस्तुत कर दिया। सीधा सा कहने का अर्थ यह है कि बेंथम ने उस समय के समाज की, राजनीति की, कानून की, न्याय व्यवस्था की, शिक्षा जगत की हर क्षेत्र में कमियों को देखा, समझा, उनकी आलोचना करी और उनमें सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। इस तरह से बेंथम केवल एक आलोचना करने वाला विध्वंसात्मक विचारक मात्र नहीं था, वरन वह एक रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्तुत करने वाला भी था और उसके सुझाए गए जो रचनात्मक सुधार हैं वो इतने अधिक व्यावहारिक थे कि उन्हें न केवल इंग्लैंड में वरन इंग्लैंड से बाहर यूरोप में, एशिया और अफ्रीका के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया गया। तो बेंथम के सुधारों की इस पृष्ठभूमि के आधार पर अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसके कौन कौन से क्षेत्रों में सुधार सामने आए थे। पहला है शासन प्रणाली में सुधार। बेंथम के समय का इंग्लैंड, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि मध्यकालीन राजनीतिक संस्थाओं वाला देश था। इंग्लैंड में राजतंत्र था। वह उस समय के राजा जॉर्ज तृतीय का कटु आलोचक था। इंग्लैंड के राजतंत्र के इर्द गिर्द
इसलिए बेंथम ने यह देखा कि ऐसे शासन से क्या अपेक्षा की जा सकती है समाज सुधार के क्षेत्र में जो स्वयं अपने ही स्वार्थों को पूरा करने में लगा हुआ है। इसलिए उसने अन्य सुधारों को प्रस्तुत करने से पहले यह बताया कि नए प्रकार के सुधार करने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है वो व्यवस्था अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे जनतंत्रीय स्वरूप दिया जाना युग की मांग है, समय की पहली आवश्यकता है। इसलिए उसने तत्कालीन कुलीन तंत्र का विरोध किया और जनतंत्र की स्थापना के लिए अनेक सुधार प्रस्तुत किए। उसने सबसे पहले ये बताया कि इंग्लैंड के शासन में जनता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वयस्क पुरुष मताधिकार की व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात निश्चित उम्र प्राप्त प्रत्येक वयस्क पुरुष को मताधिकार मिलना चाहिए और वह अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनकर के संसद में भेजें तो वे प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बेंथम का जो समय था उस समय तक महिलाओं को मताधिकार प्रदान करना समाज की दृष्टि से एक बहुत अग्रगामी कदम था। इसलिए बेंथम ने महिला मताधिकार का समर्थन तो वह नहीं कर पाया, किंतु उसने सार्वभौम वयस्क पुरुष मताधिकार का समर्थन करके एक जनतंत्रात्मक पहल करने का आह्वान किया। दूसरा, जैसा कि वह लॉर्ड सभा का कटु आलोचक था, क्योंकि वह कुलीन तंत्र और धनपतियों की संस्था थी, इसलिए वह ये चाहता था कि लॉर्ड सभा का अंत कर दिया जाए। जनता का प्रतिनिधि जो प्रथम सदन है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो लोक सदन है, लोक सदन ही जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है। द्वितीय सदन तो सुधारों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला है, इसलिए द्वितीय सदन का नहीं होना ही उचित है। इस प्रकार उसने एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन किया और इस एक सदनीय व्यवस्थापिका में भी वह संसद का वार्षिक निर्वाचन करने का समर्थक था। अर्थात संसद का निर्वाचन प्रत्येक 1 वर्ष के पश्चात किया जाना चाहिए, ताकि संसद के जो वर्तमान सदस्य हैं वे बार बार जनता के बीच में जाएंगे, शीघ्रता से जल्दी जल्दी जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियों को बताएंगे और अपनी कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः बेंथम के द्वारा सुझाया गया केवल यही एक सुधार है जो इंग्लैंड में अभी तक लागू नहीं हो सका है। इंग्लैंड में अभी भी संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल है। वार्षिक निर्वाचन संसद का बहुत सारी दृष्टियों से संभव नहीं है, किंतु बेंथम का जो वार्षिक चुनाव के पीछे जो आधार था वो प्रतिनिधियों को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए था। एक महत्वपूर्ण सुधार जो वो करना चाहता था वो मतदान प्रणाली के रूप में करना चाहता था। बेंथम के समय जो मताधिकार था, जनता जो मतदान करती थी, वो एक स्थान पर एकत्र होकर के खुले मतदान या हाथ खड़ा करके मतदान करने का तरीका प्रचलित था, जिसके कारण जो डरपोक किस्म के लोग थे या वे लोग जो खुल कर के मतदान नहीं करना चाहते थे, वे या तो मतदान में भाग नहीं लेते थे या वे
अपनी पसंद का मतदान नहीं करके प्रायः किसी न किसी के दबाव में अपना मतदान कर दिया करते थे। इस खुली मतदान प्रक्रिया का बेंथम ने विरोध किया और उसने ये कहा कि यदि व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार सच्चा मतदान करना चाहता है तो वो तभी कर पाएगा जबकि उसके मतदान को गुप्त रखा जाए और उसने किसको मत दिया है यह केवल उसके अलावा कोई और नहीं जान पाए। आज हम देखते ही हैं कि पूरी दुनिया में गुप्त मतदान प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। बेंथम ने एक और सुधार प्रस्तुत किया और वो ये था कि जो प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है उसे जनता को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, प्रतिनिधि के प्रत्यावर्तन का और उसे रिकॉल करने का अधिकार होना चाहिए ताकि प्रतिनिधियों के कार्यों पर जनता का सीधा सीधा अंकुश बना रहे। इस प्रकार से उसके द्वारा जो विभिन्न सुधार प्रस्तुत किए गए थे उससे जो संसद बनती वह वास्तव में जनता की संसद होती और उसमें राजा, लॉर्ड सभा और चर्च जैसी मध्यकालीन शक्तियों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता। शासन व्यवस्था के इस सुधार के बाद हम विधि निर्माण के क्षेत्र में सुधार की यदि बात करें तो तत्कालीन समय में कानूनों की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उसके समय में कानून मध्यकालीन और बिखरे हुए कानून थे, वे बहुत ही अव्यवस्थित थे। कानूनों की भाषा बहुत ही क्लिष्ट थी और विभिन्न क्षेत्रों में आधे अधूरे कानून थे। नए औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बने हुए नहीं थे और कानूनों का क्रियान्वयन और भी अधिक दोषपूर्ण था। इन सब बातों की ओर उसका ध्यान गया और उसने कानूनों के विधि निर्माण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किए। उनमें से जो पहला संशोधन है वो कानूनों के संहिताकरण का है। उसने ये कहा कि जब तक कानूनों को एक निश्चित सभी कानूनों को क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप नहीं दे दिया जाता तब तक कानूनों के बारे में अस्पष्टता बनी रहेगी। और उसने ये पहल करके न केवल इंग्लैंड के कानून के संहिताकरण का मार्ग प्रशस्त किया वरन अमेरिका, रूस और फ्रांस दुनिया के अनेक देशों ने उससे कानूनों के संहिताकरण का महत्वपूर्ण मदद लेने का कार्य किया था। इसी कार्य के कारण उसे फ्रांस के राजा ने फ्रांस की नागरिकता प्रदान की थी। भारत में भी उसके समय जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि भारत के गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए थे, वे बेंथम के बहुत प्रशंसक थे और उन्होंने जब वे भारत आए तो कहा था कि भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं आ रहा हूँ वरन स्वयं जेरेमी बेंथम आ रहे हैं। और बेंथम के प्रभाव के कारण ही उन्होंने भारत में सती प्रथा उन्मूलन और अनेक क्षेत्रों में सुधार प्रस्तुत किए थे और कानूनों के संहिताकरण का कार्य किया था। इस प्रकार से बेंथम का जो प्रभाव है वो विश्वव्यापी था। और उसके बारे में वर्णन करते हुए एक विचारक हुए हेज़लिट, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहा कि बेंथम का नाम इंग्लैंड में कम लोग जानते हैं, यूरोप में उससे अधिक लोग जानते हैं, किंतु चिली के मैदानों में और मैक्सिको की खानों में उसका नाम सबसे अधिक लिया जाता है, क्योंकि श्रमिकों
और सामान्य जन की आवश्यकताओं के अनुरूप बेंथम ने ही कानूनों में सुधार करवाने का एक महान कार्य किया था। उसी की अपेक्षा के अनुरूप कानूनों की भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए, इस बात की उसने जोरदार वकालत की थी। और यह कहा जाता है कि कानूनों को वैज्ञानिक रूप से प्रत्यक्षवादी आधार पर, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से उन्हें सरलीकृत किया जाना चाहिए, उसे मध्यकालीन रहस्यवाद से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि मध्यकालीन कानूनों की भाषा प्राचीन लैटिन और प्राचीन लिपियों में लिखी हुई इतनी क्लिष्ट भाषा थी कि उसे स्वयं न्यायशास्त्रियों को भी समझने में बहुत कठिनाई होती थी, तो जन सामान्य के तो समझने की बात ही क्या की जाए। इस प्रकार से कानून जो कि जन सामान्य के पालन के लिए बनाया जाता है, इसलिए ये आवश्यक है कि जनता उसे अपनी भाषा में समझ सके। इसलिए कानून की भाषा जन भाषा होनी चाहिए और वह सरल होनी चाहिए। तीसरे, उसने ये कहा कि जो कानून जनता के लिए बनाया जाता है वह जन साधारण के लिए सुलभ होना चाहिए, सुगमता से जनता के पास उपलब्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि जनता जिस कानून का पालन कर रही है उस कानून के बारे में ही यदि उसे ज्ञान नहीं होगा तो वह वकीलों पर निर्भर हो जाएगी। और वह वकीलों का एक बहुत ही बड़ा आलोचक था, क्योंकि वकील अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से विधि निर्माण के क्षेत्र में उसने जो सुधार प्रस्तुत किए वे वास्तव में क्रांतिकारी सुधार थे, और उसके सुधारों का प्रभाव विश्व की विधि व्यवस्था पर पड़ा है। जहाँ तक न्याय व्यवस्था में सुधार की बात की जाए तो न्याय व्यवस्था भी मध्यकालीन अधूरेपन से मध्यकालीन अस्त व्यस्त और एक प्रकार की ये कहा जाए कि उच्च वर्गीय आवश्यकताओं के अनुरूप थी। जनसाधारण के हितों का न्याय के क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, और उसके सुधार के लिए बेंथम ने ये कहा कि न्याय व्यवस्था में केवल एक जज के द्वारा जो न्याय प्रदान किया जाता है वह पक्षपातपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसने जूरी प्रणाली का समर्थन किया। जूरी प्रणाली का अर्थ है एक से अधिक अथवा आदर्श संख्या 5 या 7 अर्थात विषम संख्या में न्यायाधीशों का एक मंडल होना चाहिए, और इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश की अपनी राय हो और इनमें से बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। किंतु इनमें से अंतिम निर्णय जो प्रस्तुत किया जाएगा वो इनमें से जो प्रधान न्यायाधीश है उसके द्वारा अंतिम निर्णय किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि न्याय के क्षेत्र में यह जूरी प्रणाली दुनिया में सभी जगह अपना ली गई है। तत्कालीन समय में न्यायालय के बंद कमरों में आयोजित किया जाता था और जन सामान्य को भाग लेने की उसमें अनुमति नहीं थी, तो बेंथम ने यहाँ भी सामान्य नागरिकों की उपस्थिति में खुले न्याय की वकालत की थी, क्योंकि जिन लोगों को न्याय दिया जाना है, जो लोग न्याय के पक्षकार हैं, जो लोग संबंधित व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि किस प्रकार का न्याय दिया जा रहा है। न्याय के क्षेत्र में वह न्यायाधीशों का बहुत ही बड़ा आलोचक था, और वह न्यायाधीशों को जजेस एंड कंपनी अर्थात व्यापारी कह करके संबोधित किया करता था। और उसने ये लिखा कि इंग्लैंड के जो न्यायाधीश हैं वो केवल लाभ के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए न्याय व्यवस्था को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करवाना बहुत ही आवश्यक था, ताकि न्याय में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। वकीलों का वह बहुत आलोचक था, क्योंकि वकील न्याय व्यवस्था को भ्रष्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। वकीलों की आवश्यकता ही ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि कानून स्पष्ट और सरल भाषा में सभी को उपलब्ध हों, और सामान्य शिक्षा में
कानूनों को समझने की शिक्षा भी जनसाधारण को प्रदान कर दी जानी चाहिए। न्याय शीघ्रता से मिलना चाहिए, न्याय कम खर्चीला होना चाहिए और सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। और न्याय व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए। न्याय के पश्चात बारी आती है अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वो कैसा हो। और यह स्पष्ट ही है कि तत्कालीन समय में अपराधियों को दंड दिए जाने की कोई मनोवैज्ञानिक और सुधारात्मक व्यवस्था नहीं थी। अपराधियों को न्यायाधीशों की और राजा की इच्छा के अनुसार ही कम या अधिक दंड दे दिया जाता था। कई बार अपराध की मात्रा के तुलना में बहुत ही अधिक दंड दिया जाता था और बहुत ही निर्मम दंड प्रदान किए जाते थे। बेंथम का कहना था कि दंड का जो उद्देश्य है अपराधों की रोकथाम होता है और दंड के पश्चात जब नागरिक कोई अपराधी जब दंड को पूरा भुगत चुका होता है उसके पश्चात उसका इस प्रकार से रूपांतरण हो जाना चाहिए कि वह अब समाज का एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। किंतु तत्कालीन दंड व्यवस्था में इस प्रकार के रूपांतरण की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए उसने दंड व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि आवश्यकता से अधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात दंड को उतना ही दिया जाए दंड की मात्रा के अनुरूप और सबको समान रूप से दंड दिया जाए। एक प्रकार के अपराध के लिए सभी को एक ही प्रकार का दंड दिया जाए और दंड में पक्षपात या बदले की भावना नहीं होना चाहिए, वरन दंड का उद्देश्य होना चाहिए अपराधी को मनोवृत्ति में सुधार करके उसे सामान्य जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना। वह मृत्युदंड का बहुत ही अधिक आलोचक था और उसका ये कहना था कि अत्यंत संगीन अपराधों को छोड़ करके सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उसने ये कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति को अपराधी से क्षतिपूर्ति दिलवाने का प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति का भी क्षति को का हर्जाना मिल सके और अपराधी को भी अपने किए हुए दंड का आर्थिक और भौतिक दोनों ही प्रकार का क्षतिपूर्ति ले सकें। दंड जन इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसे जनता अपने मन से स्वीकार कर सके, अर्थात जिस दंड को देने के पश्चात जनता में सामान्य मानसिकता यह बने कि इस अपराधी को इतना दंड तो मिलना ही चाहिए था और यह दंड ठीक मिला है, तब तो दंड व्यवस्था सफल है। और यदि दंड के परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश की भावना यदि उत्पन्न हो जाती है तो वह दंड समाज के हित के अनुरूप नहीं हो सकता। इसलिए अपराध दंड ऐसा होना चाहिए जो अपराधी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न न करे, अर्थात अपराधी को दंड से शिक्षा मिले और जन सामान्य उस दंड की कठोरता से घबरा करके या उस भय के कारण स्वयं अपराध में लिप्त न हो, यह संदेश जनसाधारण में जाना चाहिए। इस प्रकार से बेंथम ने दंड के निवारक और सुधारात्मक सिद्धांत का मिश्रण प्रस्तुत किया था। निवारक का अर्थ है कि कठोर दंड जिससे जनता और अपराधी में भय का वातावरण बने, और सुधारक का अर्थ है कि दंड इस प्रकार से दिया जाए कि अपराधी को सुधार करने का मौका मिले। और जब अपराधी के सुधार की बात आती है तो जेल की बात या बंदी गृह की बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि
जो जेल है वास्तव में वही वो स्थान है जहां अपराधियों को लंबे समय तक रखा जाता है, और उसने जेल को जेल नहीं मान करके उसे सुधार गृह के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रस्ताव या एक योजना प्रस्तुत की थी। उसके अनुसार जेलों में अपराधियों को यदि भर दिया जाता है और वहाँ से निकल कर के जब वे समाज में आते हैं, तब यदि उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन यदि नहीं होगा तो फिर से वो समाज के लिए एक समाज कंटक ही बने रहेंगे। इसलिए उनके जेल का समय उनके सुधार में व्यतीत होना चाहिए। इसलिए तत्कालीन जेल व्यवस्था में सुधार की उसने बहुत ही जोरदार शब्दों में वकालत की थी। उस समय की जेलें बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में थी। जेलों में इस प्रकार के ऊंची ऊंची दीवारों की जहां किसी भी प्रकार की मानवीय दशाएं, मानवीय और प्राकृतिक दशाएं अपराधियों को उपलब्ध नहीं होती थी, ऐसी जेलों को सुधार करने के लिए उसने पुरजोर समर्थन किया था। और उसने ये कहा कि अपराधियों का जो पुनर्वास है उसमें अनेक प्रकार के संशोधन होने चाहिए, जिनमें से अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना, अर्थात अपने बंदी गृह के समय के दौरान अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात उन्हें निरंतर किसी न किसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगाए रखना चाहिए, ताकि उनकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो रचनात्मक ऊर्जा में बदल सके। उनके रहने का स्थान बंद काल कोठरियों में नहीं होकर के जेलों की इमारतें इस प्रकार से निर्माण की जानी चाहिए कि वो अर्धचंद्राकार हों और अपराधी निरंतर क्या कार्य कर रहा है इसे जो जेलर है अथवा जो बंदी गृह का निरीक्षक है उसे हर समय वो देख सके। इसलिए अर्धचंद्राकार इमारत की जो डिज़ाइन है उसमें ऊंचे मध्य भाग में कार्यालय होना चाहिए और उस कार्यालय से जेल के अधिकारी अपराधियों पर नज़र रखें। यह जो अर्धचंद्राकार योजना है इसे बेंथम के द्वारा प्रस्तुत पैनऑप्टिकन योजना के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सभी अपराधियों को एक ही दृष्टि में आसानी से देखा जा सके। बेंथम ने यह कहा कि बंदियों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, उन्हें चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से जेलों के सुधार के लिए और बंदियों की जीवन दशाओं को सुधार करने के बाद उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने की योजना बेंथम की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। और इस योजना का तत्कालीन सरकार ने विरोध किया था, उस पर कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की थी और इस योजना पर बेंथम ने बहुत अधिक आर्थिक व्यय किया था और सरकार की उपेक्षा से खिन्न होकर के बेंथम ने शासन तंत्र में ही परिवर्तन करने के सुझाव दे डाले थे। बेंथम ने कानून, न्याय और दंड से परे तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की थी और उसने एक नवीन शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी जिसमें गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा की योजना थी और धनाढ्य वर्ग के और मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा योजना थी। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, उन्हें चरित्र संबंधी शिक्षा, उन्हें अपना आजीविका कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए उन्हें आर्थिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसमें कला और कौशल का विकास हो सके ऐसी शिक्षा मिले और साथ ही साथ इस प्रकार की रचनात्मक शिक्षा के साथ उसे बौद्धिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनका चहुमुखी विकास हो सके। मध्य और उच्च वर्ग के बालकों के लिए उसने
बौद्धिक शिक्षा पर ही अधिक बल दिया था। उसका ये कहना था कि चरित्र संबंधी और जो आजीविका संबंधी शिक्षा है उसकी आवश्यकता उच्च वर्ग के बच्चों को नहीं है। इन उच्च वर्गीय बच्चों के लिए उसने मॉनिटर प्रणाली का समर्थन किया था और हम देखते हैं कि आज मॉनिटर प्रणाली शैक्षिक जगत में बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। मॉनिटरिंग प्रणाली में ये होता है कि जो अधिक ज्ञान प्राप्त कर चुके या किसी कक्षा के बच्चे हैं वो निम्न कक्षा के बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान देंगे। साथ ही उसने उच्च वर्ग के बच्चों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा का और प्रकृति के अध्ययन पर भी बल दिया था। विषय का चुनाव विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार करे और क्योंकि बेंथम के समय तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक विशाल मध्यम वर्ग उपस्थित हो चुका था, इस विशाल मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए सर्वसाधारण की शिक्षा पर बल देना बहुत ही आवश्यक था। और बेंथम ने इस बात पर भी बल दिया कि विद्यार्थी की रुचि और सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जहाँ तक आर्थिक विचारों का सवाल है तो वह अबाध व्यापार का समर्थन था, अर्थात वह इस क्षेत्र में व्यक्तिवादी था और मुक्त व्यापार प्रणाली का समर्थक था। उसने अनियंत्रित प्रतियोगिता की प्रशंसा की थी क्योंकि उसी के कारण आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की जा सकती है। उसने एकाधिकार का विरोध किया था, अर्थात राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसी कारण उसने उपनिवेशवाद का भी समर्थन नहीं किया था। उसका ये मानना था कि अन्य देशों को अधीन बना करके जो लाभ प्राप्त किया जाता है वह लाभ अन्य तरीकों से भी प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए अन्य देशों के नागरिकों को गुलाम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में जो महान सुधार प्रस्तुत किए थे उसने न केवल आलोचना की थी वरन आलोचना के पश्चात रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था और अपना संपूर्ण जीवन उसने इन कार्यक्रमों को लागू करने में लगा दिया था। और यही कारण है कि बेंथम को एक राजनीतिक चिंतक और दार्शनिक की अपेक्षा एक राजनीतिक सुधारक के रूप में ही अधिक याद किया जाता है। अगले वीडियो में हम उसकी देन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।